जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डे पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे UPSSC पैट के लिए जो सीरीज चल रही थी हमारी, उसी में इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स के मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा था। मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था आपको कि अब आपके पास ऐसा टाइम है कि आप सिलेबस के चक्कर में ना पढ़कर जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। तो उसी के लिए आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे हम। इससे पहले भी मैं एक क्लास करा चुका हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन की। तो आप सिलेबस ना कंप्लीट करके इस टाइम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन पर फोकस करें, जिससे कि आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, तो बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका। देखिए भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, एक देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक देश में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की गई और सेवाओं का कुल मूल्य और जो सेवाएं दी गई उसमें उनका जो कुल मूल्य है जिसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, जिसकी एक सीमा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो उसका जो आकलन करता है वो कौन करता है? तो वो करता है आपका, देखिए ऑप्शन है पहला सरकारी राजस्व, सेकंड है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, थर्ड है सकल घरेलू उत्पाद, और फोर्थ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो होगा आपका सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद ध्यान रखना है आपको। तो उसका आकलन कौन करता है? सकल घरेलू उत्पाद। यदि आपको इस प्रकार से नहीं मिलता तो आपको मिलेगा क्या? जीडीपी। ठीक है, जीडीपी। जीडीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सकल घरेलू उत्पाद को क्या बोलते हैं? जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है। ठीक है, तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, अब मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था या ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र, ठीक है, यानी कि सरकार भी और जिनके जो निजी, यानी कि एक बिजनेस की तरह, जैसे जो जिनका निजी कार्य होता है अपना, तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र होते हैं, उनको मिलाकर जो अर्थव्यवस्था बनती है वो कैसी होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द दर्शाता है विकसित और अविकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, और भारी और छोटे दोनों उद्योगों का अस्तित्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या? मैंने अभी बताया कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। ठीक है, तो निजी क्षेत्र हो गया और सार्वजनिक जो सरकारी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए भाई, नेक्स्ट है, भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान कौन सा है? ठीक है, तो भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र, ठीक है, भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? यानी कि जो कृषि, जो ग्रामीण स्तर पर जो बैंकों को ऋण देता है या जो कृषक होते हैं उनको ऋण देता है, भारत में कृषि ऋण यानी कि भूमि पर जो ऋण दिया जाता है उसमें सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें, ए ऑप्शन है आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, और ये थर्ड है एक्सिम बैंक, और फोर्थ है आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, लिमिटेड। तो
जो भारत में कृषि ऋण के लिए सर्वोच्च संस्थान है वो है आपका कौन सा? नाबार्ड। ठीक है, कौन सा? नाबार्ड। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। तो नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब आपको इसी में एक बात और ध्यान रखनी है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई? भाई पूछ लेता है, तो नाबार्ड की स्थापना हुई कब? आपको ध्यान रखना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई। और किसके समय में हुई थी? तो उस टाइम पर किसने की थी ये? इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में इसकी स्थापना हुई थी। आपको इसमें ध्यान रखना है कि नाबार्ड है भाई, तो इंदिरा गांधी से ही आपको ध्यान रखना है कि एक बात और इसमें कि इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनका नाम है श्री साजी केबी। ठीक है, श्री साजी केबी, ये ध्यान रखना है आपको, वर्तमान में इसके अध्यक्ष। और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना किसके समय में हुई? इंदिरा गांधी के समय में। नेक्स्ट इसमें था सिडबी। ठीक है, आंसर तो आपका नाबार्ड हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट, उसकी भी स्थापना आपको ध्यान रखनी है, सिडबी की। तो सिडबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, इसकी स्थापना तो ये हुई थी आपकी 2 अप्रैल 1990। ध्यान रखना है आपको कि 2 अप्रैल 1990 को किसकी स्थापना हुई थी? सिडबी की। पूछ लेता है, मैंने इसलिए बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रास्फीति के कारण होती है, यानी कि जो मुद्रास्फीति होती है वो किसके कारण होती है? तो अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसके कारण होती है मुद्रास्फीति और क्या अर्थ होता है मुद्रास्फीति का। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, माल की आपूर्ति में वृद्धि, सरकार से नगद में वृद्धि, मुद्रा की आपूर्ति में कमी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति जो होती है वो किस कारण से होती है? तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है, और उत्पादन में क्या होती है? कमी। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि यानी कि पैसा तो है लेकिन उत्पादन में क्या है? कमी, यानी कि वस्तुओं की कमी है, तो उत्पादन कम है जबकि पैसे की जो मात्रा है वो अधिक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादन फलन के बीच संबंध की व्याख्या करता है। उत्पादन फलन के बीच संबंध की जो व्याख्या करता है वो किस प्रकार से है? तो देखिए, प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद, निवेश और अंतिम उपभोग के बीच, उत्पादन और उपभोग के बीच, उत्पादन और निर्यात के बीच। ठीक है, तो उत्पादन फलन के बीच जो संबंध की व्याख्या करता है तो उसका होगा आपका तो प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के बीच। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर, किसी देश में जीवन स्तर या आर्थिक विकास का स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यदि कोई देश है आपका तो उसमें जो जीवन का स्तर है, यानी कि जो जीवन जीने की कला है, लोग कि जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं, या आर्थिक विकास का स्तर, या फिर उस देश का जो आर्थिक विकास है उसमें मंदी है या महंगाई है, जिस प्रकार से है उसका आर्थिक विकास स्तर किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो उसका स्थान बताना है कि किस आधार पर यह बताया जाता है कि उस देश का जो जीवन स्तर है या आर्थिक विकास है वो इंक्रीज हो रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, कैलोरी खपत या महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। प्रति व्यक्ति आय किस प्रकार से निकालते हैं तो आपको ध्यान रखना है, मैंने इससे पहले वाली क्लास में भी बताया था आपको, फिर से बता रहा हूं, ध्यान रखना है कि कुल राष्ट्रीय आय यदि आपकी 1000 है, कुल राष्ट्रीय
आय, ठीक है। नेशनल इनकम यदि आपकी 1000 है तो उसको किससे, कुल जनसंख्या कितनी है। यदि आपके देश की कुल राष्ट्रीय आय 1000 है और देश की कुल जनसंख्या हमने मान लिया कि 20 है, ठीक है, 20 है, तो आपको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 50%, ठीक है। तो इसकी जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो कितनी होगी, 50, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। तो ध्यान रखना है प्रति व्यक्ति आय भी किस प्रकार से निकालते हैं, तो कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, कुल अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना 3 तरीके से की जा सकती है। एक, अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं यानी कि उसमें जो उत्पादन हुआ और सेवाएं के कुल मूल्य की जो गणना है वो 3 तरीके से की जा सकती है। पहला तरीका है आपका आय विधि, दूसरा है व्यय विधि और विधि, ठीक है। आय विधि यानी कि उसकी जो इनकम है वो कितनी है, व्यय विधि यानी कि उसके खर्च का जो ब्यौरा है वो कितना है, और विधि, ठीक है, जो नियम है उसका। तो वो कौन सा प्रकार है बताओ भाई। तो पहला ऑप्शन है आपका जमा, दूसरा है खर्च, थर्ड है उधार और फोर्थ है उत्पाद या मूल्य वर्धित, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, उत्पाद या मूल्य वर्धित, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक दर क्या है, यानी कि बैंक की जो दर है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है साहूकारों द्वारा वसूल की जाने वाली दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ब्याज दर, जिस पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रभावित ब्याज दर, ठीक है। तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए इसका। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें आरबीआई से बैंक दर है क्या, दरअसल यानी कि जैसे आरबीआई है वो एक बड़ा बैंक है, उसमें कोई भी अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता, जो जन सामान्य है उसका अकाउंट आरबीआई में नहीं हो सकता, ठीक है। तो आरबीआई अपने जो नीचे स्तर वाले बैंक हैं उनको जिस दर पर ऋण उधार देता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर, रेपो रेट, ठीक है। तो इसमें जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेता है, ठीक है, जो वाणिज्य स्तर के बैंक हैं वो आरबीआई से जिस दर पर पैसा उधार लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैंक दर, रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आपको सन बताना है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1951, 1946, 1945 या 1949, ठीक है। तो बताओ कब किया गया राष्ट्रीयकरण। तो आपका आंसर होगा 1951, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 1951 में आरबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, ठीक है। तो 1951, 1946, 1945 और 1949, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 1949 में क्या किया गया, आरबीआई का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुला बाजार प्रचलन को संदर्भित करता है, यानी कि जो खुला बाजार है वो किसको संदर्भित या व्याख्या बोलते हैं, तो वो किसको करता है। देखिए ऑप्शन ए है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंकों द्वारा उधार, उद्योगों के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री और जमा संग्रहण, ठीक है। तो किसको करता है, तो इसका आंसर होगा आपका आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। प्रतिभूति क्या होती हैं, तो प्रतिभूति ऐसी वस्तुएं जो जन सामान्य यानी कि आपने बैंक में अपनी प्रतिभूति यानी कि अपनी जो जायदाद वगैरह होती है, जैसे कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं,
घर के और ज़मीन के, और जो आपके पास सोना होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रतिभूति। ठीक है, तो उनको आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद, तो जिस पर आरबीआई उनको खरीदता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपको बताना है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चालू खाता घाटा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा कब होता है। इसमें इस प्रकार से है, यहाँ पर डैश है कि एक तब होता है जब सरकार का कुल व्यय यानी कि सरकार का जो कुल खर्च है उसके राजस्व या उधार लिए गए धन को छोड़कर से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो सरकार का जो खर्च है यानी कि सरकार ने आरबीआई से लोन लिया, जैसे 10 लाख का ले लिया, और उसका जो खर्च है वो कितना हो गया, तो वो हो गया उसका 12 लाख या 11 लाख। तो जब उसके खर्च से ज़्यादा हो जाता है, उधार लिया गया धन है और उसका जो खर्च है वो उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो चालू खाता घाटा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। तो इसका जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी, उसको क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है भारत सरकार, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ठीक है, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तय किया जाता है, तो वो है क्या, वित्त मंत्रालय। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। भारत का जो कृषि क्षेत्र है आपका, उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ये बताना है आपको। तो उसमें स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कृषि क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो उसमें पाई जाती है आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है आपका माध्यमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन फोर्थ है आपका चतुर्थ क्षेत्र। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो बैंकिंग है आपकी वो किस क्षेत्र में आती है। बैंकिंग है, कोरियर है, रियल एस्टेट है और परिवहन है, ये सेवा क्षेत्र, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो वो आते हैं आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ये सब। ठीक है, और प्रथम क्षेत्र में क्या आता है, तो आपकी कृषि आती है, प्राथमिक क्षेत्र में मत्स्य पालन आता है। ठीक है, इस प्रकार से जितने भी, तो कृषि किसके अंतर्गत आती है, प्राथमिक क्षेत्र की। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम, माल तथा धन का अन्य देशों की ओर अथवा उसकी तरफ से कोई प्रवाह नहीं होता। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें श्रम, माल तथा धन का अन्य देशों की ओर अथवा उनकी तरफ से कोई प्रवाह नहीं होता, क्या कहलाती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, तो मंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था या खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो जब श्रम, माल तथा धन का अन्य देशों की ओर अथवा उनकी तरफ से कोई प्रवाह ही नहीं होगा, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी,
यानी कि ना तो आयात होगा ना ही निर्यात होगा, तो ऐसी व्यवस्था क्या होगी, बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें कुल राजस्व कुल लागत के बराबर होता है, ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, जिसमें कुल राजस्व यानी कि जो आपका कुल बजट है वो कुल लागत के बराबर, यानी कि आपने जितनी लागत लगाई उसके बराबर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एकाधिकार बाजार, लाभ या अलाभ स्थिति, उत्पादन का संतुलन स्तर, या योग्य प्रतिबंधी। ठीक है, तो जब आपको ऐसी स्थिति होगी कि जब आपकी लागत आपके कुल बजट के बराबर हो, ठीक है, आपने जितने रुपए लगाए आपके पास उतने ही रुपए हैं, तो ऐसी स्थिति क्या होगी आपकी, लाभ या अलाभ स्थिति। ठीक है, लाभ या अलाभ स्थिति, तो ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, उत्पादन के 4 मुख्य कारक क्या हैं, उत्पादन करने के जो 4 मुख्य कारक हैं वो क्या क्या हैं, तो उत्पादन किस प्रकार से हो सकता है उसके लिए जो मुख्य 4 कारक हैं वो कौन कौन से हैं, श्रम और पूंजी, पूंजी और संगठन, भूमि और श्रम, भूमि कम पूंजी उद्यमी। ठीक है, तो उस 4 जो मुख्य कारक हैं वो क्या है, भूमि कम पूंजी उद्यमी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, तो भूमि कम पूंजी उद्यमी। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो ये 4 घटक हैं, ऑप्शन क्या होगा, डी, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। ये श्रम है भाई, देखिए मिसप्रिंट है, ये भूमि है आपकी, श्रम है, पूंजी है और क्या है, उद्यमी। तो ध्यान रखना है आपको कि ये 4 कारक हैं, देखिए उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं, इनके बिना उत्पादन क्या है, असंभव है। भूमि की आवश्यकता है, श्रम का होना भी चाहिए भाई, श्रम, क्योंकि जब कोई कार्य ही नहीं करेगा तो उत्पादन ही नहीं होगा। पूंजी की भी आवश्यकता है, पैसे के बिना नहीं हो सकता, और उद्यमी। ठीक है, तो ये 4 कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसत उत्पाद वक्र, औसत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पाद वर्ग, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, अल्पावधि औसत लागत वक्र, अल्पावधि सीमांत लागत वर्ग, व्युत्क्रम आकार के होते हैं। इसमें आपको बताना है कि ये जो चीज़ें दी गई हैं इसमें, औसत उत्पाद वक्र, सीमांत उत्पाद वक्र, औसत परिवर्तनीय लागत वक्र, अल्पावधि औसत लागत वक्र और अल्पावधि सीमांत लागत वर्ग। ठीक है, ये जो व्युत्क्रम है इनका वो किस प्रकार से है, तो वो है आपका यू प्रकार से। ठीक है, तो इसमें यू प्रकार ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एल प्रकार से, वी प्रकार से, वी है यू प्रकार से और डी है ई प्रकार से। तो क्या होगा, ये किस प्रकार से है, यू प्रकार से। इनका जो व्युत्क्रम है वो किस प्रकार का है, यू प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्तु बाजार में संरचना होती है, वस्तु बाजार में संरचना होती है यदि वस्तु का केवल एक विक्रेता है, यदि वस्तु का केवल एक विक्रेता है, वस्तु का कोई विकल्प नहीं है और दूसरी फर्मों द्वारा उद्यमों में प्रवेश को रोक दिया गया है। ठीक है, यानी कि वो उसका एक ही विक्रेता है और जो अन्य जो फर्म है उसकी, उसमें उसका जो उद्योग है उसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका पूर्ण प्रतियोगिता, यानी कि वस्तु बाजार में कैसी संरचना होती है उसकी, पूर्ण प्रतियोगिता, वैधिकार, एकाधिकार या अल्पाधिकार। ठीक है, तो यदि एक ही विक्रेता है और एक ही क्या है, क्रेता। ठीक है, एक ही विक्रेता होगा और एक ही क्या होगा, एक ही क्रेता और एक ही विक्रेता, तो ऐसी स्थिति क्या होगी, एकाधिकार स्थिति। ठीक है, तो एकाधिकार है ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एकाधिकार, जब बेचने वाला भी एक हो और खरीदने वाला भी एक हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? जो आरबीआई नोट जारी करता है वो किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? तो आपको बताना है कि किसके तहत करता है वो। आपका ऑप्शन ए है आनुपातिक रिजर्व प्रणाली, नियत आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली और फ्लोटिंग आरक्षित प्रणाली। ठीक है, तो आरबीआई जब नोट जारी करता है तो आपको ध्यान रखना है वो किसके तहत जारी करता है, तो वो करता है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत। ठीक है, यानी कि ना तो किसी को लाभ हो ना ही किसी को हानि हो। ठीक है, उसी प्रकार से तो कैसी प्रणाली है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहां पर बताना है आपको कि क्या आएगा कि औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या आधुनिकीकरण। ठीक है, इनमें से बताना है कि कुछ देशों के बीच तीव्र एकीकरण। ठीक है, कि इनमें से कौन से को कुछ देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में। ठीक है, तो बताना है आपको क्या आएगा इसमें, औद्योगिकीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या आधुनिकीकरण। तो आंसर होगा इसका, बताओ क्या होगा आंसर? होगा इसका वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को देशों के बीच तीव्र एकीकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो तीव्र एकीकरण है उसके रूप में किसको जाना जाता है? वैश्वीकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक बताओ, पीसी राय, सत्यार्थी, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स। तो आंसर होगा आपका कौन? एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक क्षेत्र के किस आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो मैंने बताया कि कृषि, मत्स्य पालन और दुग्ध वगैरह ये किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, और सेवाएं, बैंकिंग, रियल एस्टेट ये किस में बताए थे मैंने? तो तृतीय क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछा जा चुका है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, दुग्ध एवं मत्स्य पालन। ठीक है, नेक्स्ट है, उपभोक्ता की आय में के साथ सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। उपभोक्ता की आय में किसके साथ सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है? ठीक है, तो किसकी बताओ? वृद्धि, गिरावट, स्थिर या दोगुना। ठीक है, तो बताना है आपको कि किसकी आय में, यानी कि उपभोक्ता की जो आय है, आय में किसके साथ सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो उपभोक्ता की आय में यदि वृद्धि होगी तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। यदि आपके पास पैसा होगा तो आप ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर पैसा होगा तो कुछ भी खरीद लो भाई। ठीक है, तो उसी प्रकार से यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो सामान्य वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। जब पैसा ही नहीं होगा तो खरीदेंगे कहाँ से? तो उसी प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन बी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, अल्पाधिकार की मूल विशेषता कौन सी है? अल्पाधिकार की मूल विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन ए है कुछ विक्रेता कुछ खरीदार, ऑप्शन बी है कुछ विक्रेता कई खरीदार, ऑप्शन सी है आपका कुछ विक्रेता एक खरीदार और ऑप्शन डी है कई विक्रेता कुछ खरीदार। ठीक है, तो अल्पाधिकार यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा कि कुछ तो होंगे इसमें विक्रेता और कई होंगे खरीदार, यानी कि बेचने वाले कुछ ही लोग होंगे और खरीदने वाले क्या होंगे? अधिक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, तो कुछ विक्रेता कई खरीदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो भारत में जो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया वो किसने लगाया? दादाभाई नौरोजी ने। तो ध्यान रखना है आपको, दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है। तो प्रति व्यक्ति जो आय है उसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। तो मैंने बताया था अभी पहले भी कि प्रति व्यक्ति आय यानी कि कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ठीक है, यदि कुल राष्ट्रीय आय को आप कुल जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है आपका प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन देख लो, शुद्ध आय बटे जनसंख्या, धन का कर बटे जनसंख्या, आय कर बटे जनसंख्या, या राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय यानी कि जो आपकी प्रतिगत या व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय है वो क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान, यहाँ पर प्लस है, व्यक्तिगत आय प्लस अनुदान, व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत आय अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि व्यक्तिगत आय और प्रत्यक्ष कर। ठीक है, व्यक्तिगत आय प्लस प्रत्यक्ष कर। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 रुपए का मुद्रा नोट और सिक्का तथा कम मूल्य वर्ग के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, 1 रुपए का मुद्रा नोट और सिक्का तथा कम मूल्य वर्ग के सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो 1 रुपए का जो नोट होता है उसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं, इस प्रकार से ही पूछ सकता है। तो वित्त मंत्रालय के सचिव के। ठीक है, वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पर। और जो कम मूल्य वर्ग के सिक्के हैं उसको कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। और इससे ऊपर वाले जो हैं उनको कौन जारी करता है, आरबीआई। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में पैसा पैसे से मिलकर बनता है। भारत में पैसे से मिलकर क्या बनता है। तो पैसे से कागजी मुद्रा, चालू जमा, धात्विक सिक्के या इनमें से सभी। ठीक है, तो पैसे से मिलकर क्या क्या बनता है। तो कागजी मुद्रा ही बनती है वही पैसे से, चालू जमा, ठीक है, धात्विक सिक्के भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सभी बनते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका कि किस वर्ष या वर्ष में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको सन बताना है कि किस सन में भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कब किया गया था, 1967, 1968, 1969 या 1971। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो वो किया गया था आपका 1969 में। ठीक है, तो 1969 ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता था। ठीक है, अब करने लगा है भाई। आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता था, उसमें था भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ऐसा कौन सा राज्य था। तो नागालैंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब और असम। तो इनमें जम्मू कश्मीर, ठीक है, जिसका अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन था। तो आरबीआई किस राज्य सरकार के कारोबार का लेन देन नहीं करता था। तो जम्मू कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में मुद्रा 1 रुपए के सिक्के और नोटों को छोड़कर, देखिए जो अभी इससे पहले क्वेश्चन कराए मैंने उसी में था एक क्वेश्चन कि भारत में मुद्रा 1 रुपए के नोटों को छोड़कर जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो 1 रुपए का नोट और उससे जो नीचे वाले सिक्के हैं उनको कौन जारी करता था, वित्त मंत्रालय, मैंने बताया। लेकिन इसमें इन्हें छोड़ना है और इससे जो ऊपर वाले हैं उनको जो जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है। तो वो किसके पास है, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक। ठीक है, तो किसके पास है, आरबीआई के पास। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास एकमात्र अधिकार है इन्हें जारी करने का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वी। ठीक है, तो ये थे आपके
टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। तो आप रिवीजन जरूर करें, क्लास को 1 से 2 बार जरूर देखें, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जब आप सिलेबस ना कंप्लीट करके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जितनी ज़्यादा, उतना ही बेटर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम नज़दीक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसी प्रकार की नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।